जी सर। जी जी, ओके ओके। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं दौलत सिंह गुसाई, लेक्चरर जीआईसी सौली कौड़िया पौड़ी गढ़वाल से। आप सभी का युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लास की आज जो दूसरी लाइव क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड टॉपिक, जिसका संबोध है कूलाम का नियम, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने जो हमने बात की थी वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि वैद्युत आवेश पदार्थ का गुण होता है जो मेन जो पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ की जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं। पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से उस पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से हमने कहा था उस पर ऋणावेश आता है। ये हम लोगों ने जो है बात की थी इस पर। साथ ही हमने जो है आवेशों के जो मूलभूत गुण हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हमने बात की थी कि योज्यता का नियम होता है, एडिटिविटी जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही हमारे पास क्वांटाइजेशन की हमने बात की थी कि उसमें एक मूल आवेश होगा, न्यूनतम आवेश होगा, जिसकी वैल्यू हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स हमने इसको कहा था। तो ये जो है इसका मूल आवेश होता है Q इक्वल टू एन ई, जो हमने जो है इसका जो बताया था कि उसका जो इंटीजर्स होता है, नंबर ऑफ एन जो हमारे पास है, नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज का, मूल आवेश का। तो हमारा क्वांटाइजेशन हमने बात की थी। साथ ही हमने जो है आवेश संरक्षण की हमने बात की थी कि आवेश जो है केवल क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इन सब बिंदुओं पे हम लोग जो है कल चर्चा कर चुके हैं। आज आवेशों की वजह से जो लगने वाला बल है उस पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एससीईआरटी की बुक से हम लोग इसको लेके चले। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका जो है बुनियादी यहाँ से आप शुरुआत कर पाएंगे। तो वैद्युत आवेश के साथ साथ हमारे पास जो कूलाम का नियम है उसमें हम लोग आज हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है कूलाम के नियम पे हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। साथ ही हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि कूलाम के नियम को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे, साथ ही एग्जाम्पल्स विद सॉल्यूशंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम्स लॉ, हमारे पास जो कूलाम का नियम है, यहाँ पे कूलाम बल अगर आपके पास आएगा तो कूलाम बल भी आपको ध्यान रखना है, कूलाम बल के नाम से भी जाना जाएगा। कूलाम का जो नियम है ये यहाँ पर हमारे पास आप कहेंगे कि जो हमारे फ्रेंच फिजिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टन डे कूलाम ने सन 1785 में जो है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की माप की और व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारे जो है डे कुलाम नाम से जो है, इन्हीं के नाम से जो है ये नियम पड़ा, कूलाम का नियम। और उन्होंने जो है बिंदु आवेशों के बीच, हमने बिंदु आवेश की हमने बात कर दी थी कि बिंदु आवेश क्या होगा, उसका जो त्रिज्या होगी, उसकी जो दूरी है उसके जो है बहुत अधिक दूरी होगी उसकी तुलना में। जो हमारे को दो आवेशों को अलग अलग करते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, हमारे पास जो बिंदु आवेश की त्रिज्या है। तो उसकी हम उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो उन पॉइंट चार्जों के लिए जो है कूलाम ने जो नियम दिया, उस पर लगने वाला जो बल है उस बल को आपको ध्यान रखना है स्थिर वैद्युत बल नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उसको कहा गया। तो वहाँ पर हमने उन्होंने जो इसके लिए जो परीक्षण किया, उन्होंने एक जो है इस तरीके का टॉर्सन बैलेंस करके जो है एक एपरेटस यूज किया, जिसको हम ऐंठन तुला भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो है यहाँ पर इस तरीके का एपरेटस था जिसकी सहायता से जो है बलों के, उनके जो लगने वाला बल है उसका जो है अनुभव किया गया, आवेशों को उसके अंदर रखा गया और उसकी वजह से जो है देखा गया कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल आरोपित कर रहा है। इससे पहले जो है हमारे पास जो गुरुत्वीय बल की हम जो बात करते हैं उसकी भी जो है इस पे जो है चर्चा, इस पे भी जो है इसके सहायता से जो है उस उपकरण में इसका प्रयोग किया गया था वहाँ पर, और उसकी सहायता से वहाँ पर जो है उनके बीच का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है वहाँ पर, और उनके बीच का जो द्रव्यमान होता है, तो वहाँ पर उन लोगों ने जो है इस पे बारे में भी खोज की इस टॉर्सन बैलेंस की सहायता से। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम कहें कि क्या नियम उन्होंने दिया, जो कूलाम का नियम हम लोग कह रहे हैं कि यह बल, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया था नियम, इसमें हमारे पास हमने जैसे ग्रेविटेशनल हम फोर्स की बात करें तो वहाँ से आपने जो है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है, उसी तरीके से, या 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो सेम जो है यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से वहाँ हमने दो मास लिए थे M1 और M2, और उनके बीच की जो दूरी हमने ली थी
आर ली थी, तो वहाँ पे हमारे पास इनके बीच जो है फोर्स लगता है वो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं वहाँ पर, और वो हमेशा आकर्षण बल लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, हम कहते हैं कि वो आकर्षण बल लगता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ रहा था, m1 m2, यानी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था वहाँ पर, और साथ ही जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। और वहाँ पर हमने जब इन दोनों सूत्रों को हमने जब मिलाया था, इन फॉर्मूलेज को हमने जो है किया था कंबाइन, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा जो है वहाँ पर निकला था। आप लोगों को ध्यान हो 9th और 11th क्लास में, तो जी क्या है यहाँ पे सार्वत्रिक नियतांक होता है। यहाँ पर भी हमारे पास सेम जो है आवेशों के लिए भी इसी तरीके का, अगर आपको वहाँ पे एक याद है तो कूलाम का नियम, आसानी से आप उसको जो है समझ पाएंगे कि कूलाम्स नियम होता क्या है किस तरीके से। वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मास की जगह हमारे पास यहाँ पे चार्जेज आ जाएंगे, जो हमने बात की थी m1 और m2 की जगह हमारे पास चार्जेज आ जाएंगे, q1 q2 आ जाएंगे, डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि हमने क्या बताया कि वो जो है यहाँ पर आप क्या कहेंगे, परिमाणों के गुणनफल के, यानी जो उनके आवेश हैं, आवेश हमने क्या लिए q1 और q2, यहाँ पर जैसे m1 और m2 आ रहे हैं वहाँ पर हमारे q1 और q2 आएंगे, और सेम उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसकी, जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के जो हम करते हैं, तो स्क्वायर का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स भी कम होता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारे पास एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यानी रेडियस यानी उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका फोर्स भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये सेम एज इट इज़ जो है हमारे पास उस तरीके से यहाँ पर आता है। ये आपको जो है कूलाम्स लॉ को लिखने के लिए आता है, तो ये सीधे सीधे एक उसकी जो है डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, सेम जो है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ही यहाँ पर आ रही है। तो कूलाम के नियम में आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिए दो बिंदु आवेश, हमने ले लिए q1 और q2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे पास वहाँ पे मास थे m1 और m2, यहाँ पर हमने चार्जेज ले लिए q1 और q2। वहाँ पे हमने जो उनके बीच की डिस्टेंस क्या ली थी, r ली थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे इनके बीच की जो दूरी है वो r ही है यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर इनके बीच जो बल लगेगा सेम हमारे पास आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। वहाँ पे हमारे पास M1 M2 आ रहा था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेशों के जो है परिमाणों की हम बात करते हैं। परिमाण में हमारे पास हमने मोड लगा रखा है दोनों तरफ, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेना, अगर नेगेटिव है तब भी हमारे पास वो जो है पॉजिटिव में आएगा। परिमाण का मतलब ये होता है नेगेटिव आपने साइन नहीं लेना है, क्योंकि F जो है बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2, इसका हमने मोड़ लगाया, यानी देखो M1 M2 की जगह सेम आ रहा है, लेकिन F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, वहाँ पर भी सेम आ रहा था। यहाँ पर हमारे पास इस बल को हम क्या नाम देंगे, स्थिर वैद्युत बल हमने कहा था, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। दो आवेशों के बीच क्या लगाते हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कितना लगेगा, उन दोनों के आवेशों के जो है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक सेम दोनों चीज़ें जैसे गुरुत्वाकर्षण में आ रहा था सेम यहाँ तक वैसे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब प्रोपोर्शनल हटता है हमें पता है कि क्या आता है, एक कांस्टेंट राशि आती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो k आया है इसको हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक। ये जो है k का मान जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। यहाँ पे हमारे पास k का मान अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये k है यहाँ पर, ये एक नियतांक है, और ये नियतांक जो है अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करेगा, उसके मात्रक पर निर्भर करता है, साथ में उसके माध्यम पर निर्भर करता है। तो माध्यम की भी हम बात करेंगे, और इस k के बारे में हम अच्छे से इसमें जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, तो ये जो है k एक समानुपाती नियतांक है, और इसका SI मात्रक जो है k का मान जो है 9 गुणा के 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये आपको मान याद रखना है, ये कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। k का जो मान होता है 9 गुणा के 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो k का जो मात्रक आ रहा है वो आ किस तरीके से रहा है, आप देख रहे होंगे जो है k यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे F इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं, और अपॉन में क्या करेंगे Q1 Q2 कर सकते हैं। तो Q1 Q2, तो देखिए F से हमारे पास जो मात्रक आता है वो न्यूटन आता है, आर स्क्वायर से जो मात्रक आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा, Q1 Q2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर आएगा। और कूलाम का स्क्वायर देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी आता है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम की पावर -2। तो -2 आप समझ पा रहे होंगे क्यों आ रहा है -2, क्योंकि हम उसकी पावर को जो है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि मात्रा कैसे आए, लेकिन ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। 9 × 10⁹ होती है। एक यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि जो है
Q1 और Q2 एक कूलाम हो और R का मान 1 मीटर हो, तो F का मान जो है कितना होगा, 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन होगा। समझ पा रहे हैं आप कैसे? ये जो हमने इक्वेशन, आप इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में Q1 और Q2 की वैल्यू आप एक एक कूलाम रखिए और R की वैल्यू 1 मीटर रखिए, तो आपका जो आएगा आंसर जो आएगा यहाँ पे 1 मीटर अगर हमने रखा इसका मान, तो K का मान जो है यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये F बराबर किसके हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। F बराबर K का मान कितना था हमारे पास, 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक एक कूलाम के आवेश, अगर हम यहाँ पर जो Q1 है इसको भी एक कूलाम आवेश कर लें, ठीक है, हमारे पास एक कूलाम। अब जो है ध्यान है कि ये जो बल है, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, जो हमने गुरुत्वाकर्षण की हमने जो बात की थी उसमें क्या हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण बल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आवेश, हम कूलाम नियम में हम ध्यान रखेंगे कि जो बल लगेगा उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि अगर क्या है, दोनों प्लस प्लस के तो सजातीय हमने बात की थी प्रतिकर्षण लगता है, विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस है तो दोनों पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये इन दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो आपने हमने देखा कि जो है कितना हो जाएगा, इसका मान 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन हो जाएगा। तो एक कूलाम वह आवेश है, यहाँ पे देखिए आपको एक कूलाम की परिभाषा, आप यहाँ से भी इसकी परिभाषा आपको लिख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश की अगर आपको पास परिभाषा आती है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश, देखिए सजातीय आवेश, अगर हमने सजातीय आवेश की हमने बात करी कि सजातीय आवेश है तो कितना बल लगाएंगे, वो 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे, रेपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं, सजातीय आवेश की बात करिए। अगर विजातीय आवेश होता तो आकर्षण बल लगाते हैं, और 1 मीटर की दूरी पर। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा आप यहाँ पे से देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे हम लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है K का मान जो है 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इसी से हमने इसकी जो है एक कूलाम की परिभाषा हमने बनाई। इसके साथ ही आपको जो है एक मान आगे और जरूरत पड़ेगी, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने K का जो मान है वो यहाँ पर हमने K का मान आपने जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि K का मान हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखिए ये मान आप लग रहा होगा कि क्या चीज़ सर ने नहीं बताई। यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है, इस तरीके का जो साइन होता है, और यहाँ पर हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। जीरो भी कई सारे, एप्सिलॉन जीरो भी एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी कितना होता है, 9 गुणा के 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट हम जो बात करेंगे, ये इसी का मान जो है सीधे सीधे ये दोनों एक दूसरे पे रिलेट होंगे, K और एप्सिलॉन नॉट। उस पे हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है आता है। यहाँ पर हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम वैद्युतशीलता कह लें या विद्युतशीलता कह लें, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, एयर हमारे पास हो सकती है। मीडियम की आप बात समझिए कि क्या मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने चार्ज की हम बात कर रहे हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो मीडियम होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई हमारे पास इस तरीके का मीडियम, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकती है, जिसको हम निर्वात कह रहे हैं। तो ये सारा का सारा ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास उसकी जो है मीडियम पर निर्भर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, या इसको हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट आता है। इसकी जो वैल्यू है ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मात्रक है, इस पे पहले आप देखिए कि ये मात्रक आया कैसे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका हमने किसका लिखा था, K का मात्रक लिखा था। तो K और एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, देख रहे होंगे। तो इनके मात्रक आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, इसका बीमीय सूत्र आप लोग जरूर जो है निकालेंगे। आप जो है इसका बीमीय सूत्र भी आपके पास आ सकता है, उसको आप लोग जो है डालेंगे, कमेंट में डाल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका बीमीय सूत्र। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आप लोगों को जो है इसको दूंगा घर के लिए, कि आप लोग जो है इसको जरूर जो है इसकी जो वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आपको पास ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने कैसे निकालनी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू
यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 की जगह, और ये यहाँ चला गया। आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 की वैल्यू 4 की जगह, पाई की जगह आप 3.14 रखिए और इनको कैलकुलेट कीजिए, और तब आप देखिए कि इतनी वैल्यू आपकी आ रही है कि नहीं। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में आता है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, और अगर आपको नहीं आ पा रहा है याद तो आप जो है इसको इससे कैलकुलेट कीजिए, तब देखिए इसकी वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है, सेम इतनी वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि यदि आवेश किसी माध्यम में, अभी हमने बात करी कि हमने वैक्यूम में रखा था निर्वात में, तब हमने उसकी जो वैद्युतशीलता थी वो हमने क्या ली, एप्सिलॉन नॉट ली, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब हमने जब माध्यम ले लिया, कोई माध्यम जिसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है जैसे हमने बात करी, मोम हो सकता है, पेपर हो सकता है, जो है किस तरीके से इसका मीडियम है वो मीडियम पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए तब हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ना लेके अब हमने अब की बार क्या ले लिया, एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम हमने जो है एप्सिलॉन एम ले लिया। एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, कुछ किताब में आपको जो अलग अलग तरीके से मिलेंगे, आपको जो है जो भी आपको लगता है इसमें। तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन एम लिया मीडियम। मीडियम के लिए हमने एप्सिलॉन एम ले लिया। अगर हमारे पास निर्वात है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट ले लिया। केवल आपको ध्यान रखना है कि 4 पाई एप्सिलॉन एम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसका जो मान आया इस तरीके से, यहाँ पे हमने के का मान लिखा, जिसको हम एप्सिलॉन एम को हम क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। भाई नाम ध्यान रखिए, जिसको हमने पास क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम का जो है परमिटिविटी हो जाएगी, या हम कहें माध्यम की विद्युतशीलता, वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन एम से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है इसको ध्यान रखना है कि 1 अपॉन के का जो मान 1/4 पाई एप्सिलॉन एम होता है। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन एम एक रिलेशन यहाँ पर आता है, एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन आर हमारे पास आया कैसे, इसको भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा था कि जो है आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो हमारे पास होगा, इसको हम कहते हैं, पहले आप ध्यान रखेंगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, आपेक्षिक यानी एप्सिलॉन आर यहाँ पर हमारे पास होगा, ये एप्सिलॉन आर। यहाँ पे आप देखिए ध्यान दें, ये हमारे पास हमने कहा कि जो है अगर हम यहाँ पे मीडियम, अगर हमारे पास एफ एयर हो सकती है और एफ कोई मीडियम हो सकता है। एफ एयर के लिए अगर हम लेंगे तो एफ एयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम वैक्यूम की हम बात कर लें, यहाँ पे हमारे पास इतना हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इनको जो है डिवाइड कीजिए, देखिएगा तो ये जो है Q1 Q2 अपॉन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम जाएगा ऊपर। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ एयर और एफ मीडियम का जो आता है, यहाँ पे आप देखेंगे एफ एम जाएगा ऊपर, बाकी 4 पाई भी कट जाएगा और एफ नॉट आएगा नीचे। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। ध्यान रहे भाई, यहाँ से आया आप कहेंगे डायरेक्ट सर ने लिख दिया है, यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और यहाँ से देखिए आपको जो है इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जाएगी, तो अगर आपको फार्मूले सूत्र याद हैं तो आप आसानी से उसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो सिंपल सी डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है आपको परिभाषाओं को। आपको अगर सूत्र याद है कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन आर होता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही, इनका रेशो जो है क्या कहलाता है, हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ पाया होगा कि यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिखी कहाँ से है। यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन आर जो हमने बताया, जिसको इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, जैसे 0.5 नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है 1 से कम नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगी या 1 के इक्वल होगी। और निर्वात के लिए आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपके पास निर्वात दिया है तब आप देखिए, तो आप मीडियम के लिए वहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे, तब वही आ जाएगा जो हमारे पास जो पहले सूत्र हमने शुरू में लिखा था। धातु के लिए अगर आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है,
ये एप्सिलॉन आर का मान आपको धातुओं के लिए भी ध्यान रखना है। अगर उसके बीच का मीडियम धातु, अगर कोई धातु हमने इसके बीच में रख दिया दो आवेशों के बीच में, तो एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हमारे पास माध्यम की स्थिर वैद्युत बल अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे हम देखो ये क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे ये मैंने एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन एम की जगह मैंने रख दिया। तो आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने दिया था, और इस एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हम जब वैक्यूम की बात करेंगे, अभी हम जब बात करेंगे, बार बार हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें निर्वात जरूर लिखा होता है। तो निर्वात के लिए आपको ध्यान रखना कि एप्सिलॉन आर आपने रखना ही नहीं है, वहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में बच्चे जो है आप लोग कंफ्यूज करते हैं। इसको निरूपण कैसे किया जाए सदिश, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दो आवेश हैं, यहाँ पर आप देखिए Q1 और Q2 हमने जो है दो आवेश लिए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक हम जो है Q1 और Q2 के लिए हम क्या करेंगे, एक हमने जो है कार्तीय तल लिया जिसमें हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, और इसके मूल बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्थिति को पता लगाएंगे कि कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे ये जो है मूल बिंदु O से Q1 की जो दूरी है हमारे पास R1 हमने लिया, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में हम क्या कहेंगे, R1 को कहते हैं हम आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ये हमारा क्या कहलाता है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु O से उसकी स्थिति नापेंगे, और कहाँ से हम देखेंगे, O से देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम Q2 को देखें तो उसको हम लेंगे वेक्टर R2। तो वेक्टर R2 हमारे पास हो जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे, आवेश Q2 का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर आ रही है, और कहाँ से हम नाप रहे हैं, सारे के सारे मूल बिंदु से नाप रहे हैं हम, ओरिजिन से इसका नाप रहे हैं, मूल बिंदु O से नाप रहे हैं। और पहले की R1 वेक्टर है, दूसरे की R2 वेक्टर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम Q1 और Q2 के बीच की भी, अब हम अभी तो हमने मूल बिंदु O से नाप रहे थे, अगर हम Q2 का स्थिति सदिश देखना चाहें Q1 के सापेक्ष, तो भाई Q1 से अगर हम नापेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम R21 लिखेंगे। R21 का मतलब क्या होगा, Q2 की जो स्थिति होगी वो किसके सापेक्ष होगी, Q1 के सापेक्ष। तो देखो R21 जो यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर R21, इसको आप बोलोगे आवेश Q2 की स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हो रही है, Q1 के सापेक्ष। तो R21 आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज इसी में होते हैं आप लोग कि R21 क्यों लिखा, R12 क्यों नहीं लिखा। अभी हमारे पास R12 भी आएगा, तो ध्यान रखें, अगर हम आप यहाँ पर अपने आप को समझिए कि Q2 पर आप हैं और Q1 से आप अगर नाप रहे हो तो आप कहेंगे मेरी स्थिति किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। उसी प्रकार से Q2 कह रहा है Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को जैसे उल्टा कर दूं, आप देखेंगे Q2 से Q1, तब मैं क्या लिख रहा हूँ, R12 वेक्टर R12। और वेक्टर R12 को आप क्या कहेंगे, देखिए बताइए, आवेश Q1 का स्थिति सदिश आवेश Q2 के सापेक्ष। अगर मैं Q1 का स्थिति नापूं कि Q1 जो है अपने को Q1 की जगह देखिए और Q2 के सापेक्ष नापेंगे, तो तब आप क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे। तो ये R12 विस्थापन सदिश, आप देख रहे होंगे दोनों परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पे आप इसको जो है माइनस साइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। ये जो R21 आ रहा है, इनको आप जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, विस्थापन सदिश भी कहते हैं। अगर आपने वेक्टर फॉर्म पढ़े अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है त्रिकोणमितीय त्रिभुज नियम से आप देखेंगे तो ये जो है स्वतः ही जो है किसकी वैल्यू R21 कैसे आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा। आगे हम इसको समझेंगे अच्छे से। R12 यहाँ पे आप देख लेंगे कैप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कैप जो है R12 का एकांक सदिश, वेक्टर R12 का एकांक सदिश। ये जो कैप वाली स्थिति है आपको उसको ध्यान रखना कि अगर R12 के ऊपर मैंने कैप लगाया तो कैप को आपको ध्यान रखना केवल और केवल ये जो है क्या बताता है, दिशा को बताता है। और वो किसकी दिशा को बताएगा, वेक्टर R12 की दिशा को बताएगा। तो ये R12 का जो है एकांक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है किसका, वेक्टर R12 का, जिसके ऊपर हमने कैप लगाया है। अगर मैं इसको R21 कैप लिख दूंगा तो क्या लिखेंगे, आप क्या कहेंगे, R2। देखो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आप आगे कूलाम्स लॉ को सदिश नियम में आगे सारी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आप आसानी से इस नियम को लगा सकते हैं। R21 हमारे पास क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा किसका, R21 वेक्टर का। यहाँ पर आप देखिए वेक्टर ए के ऊपर हम इसको लिखते कैसे, जब भी सदिश को लिखना होगा आप तो इसको आप बोलते हैं परिमाण, ए का हमने परिमाण लिया और उसके ऊपर एकांक सदिश। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी हम किसी वेक्टर को दिखते हैं, क्योंकि सदिश राशियाँ होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा आपको
ए कैप दिखाएगी। ध्यान रहे, ए कैप जो है आपको केवल डायरेक्शन दिखा रही होगी। आगे देखो बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं बच्चे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ बताऊं, अगर आपके सामने कहीं पे क्वेश्चन में आई कैप आएगा तो आई कैप आप समझ जाएंगे कि इसकी जो है डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। अगर आपके पास जे कैप होगा तो आप समझेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन है। और अगर के कैप, के ऊपर कैप होगी तो यानी जेड डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आई कैप दिखा रहा हो तो वो एकांक सदिश है किस दिशा में, एक्स दिशा में। केवल दिशा को बताता है कैप, बाकी कोई वैल्यू नहीं हो, केवल आपको डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप माने एक्स डायरेक्शन, जे कैप माने वाई डायरेक्शन, के कैप माने जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो है स्थिति सदिश इनके आते हैं। तो R12 बराबर आप क्या लिखते हैं, कैप बराबर वेक्टर R12 और अपॉन में R12 का परिमाण। देखो परिमाण क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए का परिमाण लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे कहीं पर आपका लिखा होगा 2i कैप, तो 2i कैप 2 क्या उसका परिमाण हो जाएगा, आई कैप से आप समझ जाओगे कि एक्स डायरेक्शन में है। 2z लिखेंगे, 2k कैप लिखेंगे तो आप समझेंगे 2 परिमाण हो गया, k कैप क्या उसकी जेड डायरेक्शन है। केवल डायरेक्शन बताने के लिए एकांक सदिश। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू देखिए, R21 कैप को आप भी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 अपॉन में R21 का परिमाण यानी R21 ही आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अब हम जो है बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बल की। देखिए अब हमारे पास जो बल आएगा, यहाँ पे हमारे पास Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 भी जो है Q1 पर फोर्स लगाए। तो पहले हम Q2 वाले फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F21। तो वेक्टर F21 हमने लिया है, तो यानी जो है क्या हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल। तो यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण फोर्स लग रहा है Q2 पे, उसको हम क्या कहेंगे, F21 कहेंगे। ध्यान रखिए F2 पहले आ रहा है तो आपको बोलेंगे 2 पे फोर्स लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से, तो उसको हम F21 लेंगे। दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी, दोनों पॉजिटिव अगर सजातीय आवेश हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से F12 यहाँ पे आप देखोगे इसकी डायरेक्शन हमने दिखा दी एक एक करके, यहाँ पे आ रहे हैं। F12 जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो F12 हम क्या कहेंगे, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे इस तरीके से। तो ये जो है इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब हम देखो सदिश रूप में हम आते हैं। सिंपल सा, देखो आपकी जो बुक में दिया है उसको मैं यहाँ पे लूँ, अब आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, यहाँ से आपको लिखना है सदिश रूप में, क्योंकि कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखने के लिए आता है। तो F21 वेक्टर के ऊपर लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। देखिए ये तो परिमाण हो गया पहला वाला, और केवल R21 कैप हमने लिख दिया तो ये इसकी दिशा को बता रहा है। तो ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म में आ गया, Q1 के कारण Q2 पर बल F21। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 आप देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ये देखो परिमाण हो गया और अब R12 कैप आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से F12, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। और इस चीज़ को आप देखिए R21 वेक्टर का जो है मान कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया था माइनस R12, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों ही अपोजिट हो जाएंगे। तो F12 बराबर किसके आ जाएगा, माइनस F12। तो यानी आप देखेंगे दोनों ही जो है क्या होंगे, बल परिमाण में बराबर है। तो इससे आप लोगों को एक नियम पता लग रहा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो है जितना बल क्रिया होती है उतनी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। और ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, लेकिन केवल डायरेक्शन अब अलग है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप ही होता है। ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो वेक्टर फॉर्म भी आप समझ पाए होंगे, और इसके हिसाब से आप लोग जो है न्यूटन के तीसरे नियम पे भी आप समझ पाएंगे किस तरीके से निकालना है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लें। वायु में, ये आपकी एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा के 10 की घात ऋण 7 कूलाम और 3 गुणा के 10 की घात ऋण 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। देखो सिंपल सा कूलाम का नियम लगेगा। आर आपको दिया हुआ, जो जो वैल्यू दी है पहले आप उसको देख लीजिए। 30 सेंटीमीटर दूरी दी है, Q1 Q2 आपके पास दिया हुआ है, तो जो दिया है आपने उसको पहले लिख लेना। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मीटर को आप बदलिए सेंटीमीटर को मीटर में, कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। समझ पा रहे होंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। फोर्स आपको निकालना है, सिंपल सा कूलाम का नियम लगाइए। फोर्स अभी हमने निकाला, सूत्र है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से वैल्यू रख दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू अभी हमने बताया था कितना होता है, 9 इंटू
10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू आप रख दिए 2 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 की वैल्यू आपने रख दी 3 इंटू 10 की पावर -7, आर स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिएंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। और कैसा होगा परिमाण? प्रतिकर्षण बल, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, विजातीय आवेश है, तो प्रतिकर्षण ये आपस में लगाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो आपको न्यूटन का नियम हो, कूलाम का नियम है, दोनों ही एक सेम आपको जो है इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, दोनों को ध्यान रखना है। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच जो है कितना बल लगेगा उसका परिमाण आपको निकालना है। या दोनों प्रोटॉन है तब आपको देखना है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण भी ज्ञात कीजिए। देखो आपको बीच की दूरी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर में दी है। एम पी माने क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, यहाँ पे हमने जो दिया है पहले आपने उस वैल्यू को लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास है एम ई बराबर 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया आपको एम पी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमने बात की थी, ये होता है एंगस्ट्रॉम, हमें पास दिया 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है 10 की पावर -10 मीटर। आर का मान आपको दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपको स्थिरांक का मान दिया। 1/4πε0 का मान अभी हमने बताया। ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, और ध्यान भी रखना आपको पेपर में कुछ वैल्यू आगे दी भी रहती है। तो आपको केवल क्या निकालना है? कूलाम बल और गुरुत्व बल की तुलना करनी है। सबसे पहले कब? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो सिंपल से देखो पहले हम गुरुत्व बल निकाल लेते हैं। एफ जी बराबर क्या हो जाएगा? जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होता है एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का मास, और एम पी माने प्रोटॉन का मास। वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू, यहाँ पर हमने जो है क्या रख दिया 9.11 इंटू 10 की पावर 31। ये हमने इसका मास रख दिया इलेक्ट्रॉन का। ये वाला मास हमने रख दिया प्रोटॉन का 10 की पावर -10 स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे एफ जी जो आएगा ये वैल्यू लगभग आएगी 1.01 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। कूलाम बल आप लगाइए एफ ई। देखिए यहाँ पे हमने 1/4πε की जगह के लिख दिया, और ई दोनों के लिए, ई दोनों चाहे प्रोटोन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए ई होता है, तो ई स्क्वायर लिख दिया और अपॉन में आर स्क्वायर लिख दिया। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और 1.6 इंटू 10 की पावर 19 का स्क्वायर कर दिया हमने। ई की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया, आर की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। दोनों की तुलना कर लीजिए। अभी हमें यही पूछ रहा था कि अनुपात निकालिए इन दोनों का, एफ ई अपॉन एफ जी, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पावर में आप देखेंगे 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -47, तो यानी 10 की पावर कितनी आ रही है? लगभग 39। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना टाइम्स है? 10 की पावर 39 गुना अधिक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। वैल्यू आपको रखनी है, कैलकुलेशन आप करते हुए चलेंगे। दो प्रोटोनों के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, प्रोटोनों के लिए भी सेम करेंगे। जी एम पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एम पी इंटू एम पी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रखिए, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये जो है 6.67 इंटू 10 की पावर -1। यहाँ पे जो है एम पी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी, तो 1.86 इंटू 10 की पावर -44 न्यूटन आएगा। कूलाम बल देखिए लगा लिए, वही अभी हमने एफ ई बराबर के ई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर 2.3 है, पहले भी आया था अभी, तो उतना ही आ जाएगा 10 की पावर -8। इन दोनों का जो है अनुपात निकाल लिए एफ ई अपॉन एफ जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -8, 1.86 इंटू, अब देखिए 8 है यहाँ पे 44 है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। इस बार जो है प्रोटोनों के बीच जो है कितना टाइम्स हो जाएगा उसका बल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, 10 की पावर 36 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर हमें जो है आकर्षण के कारण जो है त्वरण निकालना है तो कूलाम एफ ई बराबर 2.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन हो जाएगा। देखो फोर्स F बराबर एम ए, न्यूटन का नियम हम लगाते हैं, F बराबर एम ए से हम देखेंगे तो एम ए त्वरण ए ई का मान कैसे हो जाएगा? एफ ई अपॉन एम ई से। एफ ई की जो वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे रखेंगे, एम ई की वैल्यू यहाँ से रख दिए 9.11 इंटू 10 की पावर -31। कैलकुलेट करेंगे 2.52 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोटॉन का त्वरण त्वरण हमारे पास आ जाएगा ए पी इजकल टू एफ ई अपॉन एम पी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए
2.3 इंटू 10⁻⁸ MP की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास जो है ये वाला जो वैल्यू आ जाएगी, इतना मान आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स वाले हम लोग जो है धीरे धीरे वीडियो हम लोग जो है अलग से मैं उसमें ग्रुप में भी डालता रहूँगा आपको जो है, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा आराम से करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हमने इसको स्पीड से किया तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वैल्यू आप जो है रखेंगे और आसानी से आप लोग उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक हम लोगों ने इसको किया, तो इसमें हमारे पास आपके पास जो इसमें जो हमारे पास है आपके लिए जो होमवर्क होगा, होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन ये वाला हमने कल दिया था आपको होमवर्क, यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड है। आप ज़रूर इन क्वेश्चन को 1.2 और 1.6 को आप लोग करके जो है उसमें डालेंगे। आप जो गूगल क्लासरूम हमने है उसमें आप इसको सबमिट कीजिए होमवर्क को, और जो हैं वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो यहीं पर हम जो है आज की क्लास को लाइव यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास केमिस्ट्री की जो है लाइव क्लास आप लोगों की चलेगी। आई होप ये आप लोगों की समझ में आ पाई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच।